जय हिंदू राष्ट्र। वक्फ बोर्ड बड़े कुत्सित कारणों से चर्चा में है। दक्षिण भारत के एक पूरे गांव, 1500 वर्ष पुराने मंदिर और जाने क्या क्या पर वक्फ बोर्ड का दावा है। आधार ये है कि किसी व्यक्ति ने, पता ऐसे चला कि किसी व्यक्ति ने अपने कुछ ज़मीन बेचनी चाहिए, तो वक्फ बोर्ड ने उस पर एतराज़ लगाया कि ये हमारी ज़मीन है। कानून बन चुका है, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो रद्द कर दिया गया है। नियम था कि कोई भी वक्फ बोर्ड है क्या, इस पर थोड़ी सी बात करना ठीक होगा। मुसलमान जैसे हिंदू अपनी संपत्ति मंदिरों को दे देते हैं, अपने मकान सभाओं को दे देते हैं। अग्रवाल सभा बन गई तो कहीं क्षत्रिय महासभा बन गई, तो कहीं गौड़ ब्राह्मण सभा बन गई, कोई और सभा बन गई, अपनी ज़मीनें दे दी, मकान दे दिया। ऐसे ही मुसलमान अपनी संपत्ति इस्लाम के लिए, दीन के लिए वक्फ कर देते हैं। और इसमें जो गड़बड़ियों की शुरुआत हुई थी कि जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग थे, जो वो संपत्ति बेच सकते थे वो तो बेच ही दी, मगर उस हबड़ तबड़ में निकलना पड़ा था, तो उन्होंने वक्फ कर दी अपनी ज़मीनें। बाद में उस पर विवाद हुआ, मगर कांग्रेस की सरकार थी। होना ये चाहिए, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति केंद्र सरकार अधिग्रहित कर लेगी। पाकिस्तान में जो लोग भारत चले गए उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान सरकार अधिग्रहित कर लेगी, और बाहर से आने वाले जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनको उन इस्लामियों की संपत्ति दी जाएगी। उसके लिए एक कानून बना था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये जो संपत्ति यहाँ से गए थे, जिन्होंने मातृभूमि के विभाजन में भूमिका निभाई, यानी हर प्रकार से धूर्त, दुष्ट, बदमाश लोग, उन्होंने वक्फ कर दी। और 47 में कुछ हज़ार एकड़ ज़मीन थी, अब 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ के पास ज़मीनें आ गई। कहाँ से आ गई? एक कानून बनाया गया जो इस तरह से वक्फ की गई, वो तो की गई, उसके साथ साथ जो बंजर ऊसर ज़मीनें थीं वो वक्फ पे स्वतः चली जाएंगी। वक्फ ने ऐसी ज़मीनों को अपने नाम में दर्ज करा लिया। इसी कानून को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द किया है। कोई भी आक्रमण जब होता है किसी देश पर, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, या भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, या चीन ने हम पर आक्रमण किया, या हमने चीन की ठुकाई लगाई, ओके, ये भी एक विषय है। 62 में हम आ रहे हैं तो उसके बाद हमने भी चीन की ठुकाई लगाई है। हमारे चीन के साथ कई युद्ध हुए हैं, 62 ही नहीं हुआ है, इसकी चर्चा नहीं होती, मगर युद्ध कई हुए हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है और जो आवश्यक कार्य होता है कि जो ज़मीन है उसे ग्रैब करो, ज़मीन पर कब्जा स्थापित करो। सन 71 के युद्ध में सिंध में कुछ तहसील थीं जो भारत ने कब्जा कर ली थी, और उसको वहाँ का जो डीएम था हमारा भारत का, वो संभालता था। जो बाहर से आक्रमणकारी आए, जो ये गू खा तस्ले में एक सिद्धांत है, गू यानी गुलाम, खा खिलजी, ता तुगलक, सा सैयद, ला लोदी में मुग़ल, ये 6 दुष्ट लोग आक्रमणकारी आए भारत पर। इन्होंने क्या किया कि भारत की संपत्ति, भूमि, किले हस्तगत किए और इनके आधार पर अपना जीवन चलाया। यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो अपने हाथ में पकड़ा। किसी भी हमलावर का, किसी भी आक्रमणकारी का उद्देश्य भूमि हस्तगत करना होता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए राजनीतिक दलों से, अपने आप से, राष्ट्र को पूछना चाहिए, वक्फ बोर्ड क्या यही कर रहा है? 47 में कुछ हज़ार एकड़
आज 8 लाख एकड़ ज़मीन बन गई। कानून तो कांग्रेस ने ऐसे बनाए हैं कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में दर्ज कर लेगा, उस संपत्ति के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं चल सकेगा। वक्फ ने अपने नाम में लिख ली तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं है, ये साबित करना उस व्यक्ति का काम है जो उस पर काबिज है। और अगर किसी कारण से वो नीचे से मुकदमा हार जाए तो जो ट्रिब्यूनल में अपील होती है, वो अपील भी वक्फ बोर्ड के ही क्षेत्र में होगी। किसी कानून से उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। सोनिया गांधी और इनकी जमात ने कैसे कैसे पाप बोए हैं, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश से तो रद्द कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड बेसिकली क्या मुगलिया सल्तनत का, क्या लोदी, तुगलक, खिलजी, गुलाम, इन वंशों का वर्तमान स्वरूप है। हमारे देश में अब इस्लामी सत्ता बढ़ चुकी है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ताकत बढ़ गई, ताकत कम हो गई, संख्या कम हो गई। तो वो जो नेज़े लेकर, भाले लेके, तलवारें लेके, तीर लेके, तोपें लेकर घूमते थे, और जो ये तो उनके जो सेनाएं थी वो करती थी, मगर जो सामान्य इस्लामी लोग हैं वो लो लेवल की, यानी नीचे के स्तर की सतत हिंसा सारे देश में करते थे। एक सामान्य धारणा है कि मुसलमान उपद्रवी होते हैं। क्यों बनी? उसका कारण है कि मुसलमान छोटी छोटी बातों पर जूझता है, झगड़े करता है, लड़ता है, उग्रता दिखाता है। इस कारण से उसके प्रति लोगों की ये मानसिकता बनी। एक बात। दूसरे ये कि उसकी धाक बैठी। इस धाक को कैश करना, इसका परिणाम क्या निकले उनके पक्ष में? वो संपत्ति, धरती हस्तगत करना है। उत्तराखंड, हिमालय की जो पूरी बेल्ट है, अफगानिस्तान और इधर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये पूरे क्षेत्र से लेकर जम्मू कश्मीर, फिर उसके बगल में हिमाचल, उसके बगल में उत्तराखंड, इस पूरी बेल्ट को नेपाल तक इस्लामी अपने हाथ में चाहते हैं। क्योंकि जो हिमालय पर डोमिनेट करेगा वो नीचे तराई में और उससे नीचे स्वाभाविक रूप से डोमिनेट कर जाएगा। उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति लैंसडाउन से नीचे आकर, कोई नजीबाबाद आना चाहता है, तो कोई हरिद्वार आना चाहता है, तो कोई ऋषिकेश आना चाहता है, तो कोई रुड़की में रहना चाहता है, किसी का मन बिजनौर में रहने का है, तो किसी का मन रामनगर में, काशीपुर में, बाजपुर में, दिल्ली में, नोएडा में, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, टनकपुर में, सब ऊपर से उतर कर आना चाहते हैं। इन क्षेत्रों में, इन गाँव में, इनकी खेतों का, इनके रहट का, इनके खलियानों का, इनके घरों का, इसका क्या होगा? इसे कौन टेक ओवर करेगा? ये संपत्ति धीरे 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 इस्लामी हस्तगत कर रहे हैं। हल्द्वानी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। चकलुआ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। रामनगर अच्छे खासे पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। काशीपुर अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। जसपुर अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। यहाँ पर कोई अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने नाम में लिख ले तो उसे चैलेंज करने वाले भी नहीं हैं। कि कोई नोएडा में आ गया, तो कोई दिल्ली में आ गया, तो कोई गुड़गांव में आ गया। सब लोग जीवन के आराम की तरफ उन्मुख हैं और इन संपत्तियों को, इनकी ज़मीनों को, इनके गांवों को, इनके इलाकों को हस्तगत करने में बड़े पैमाने पर इस्लामी आगे बढ़ रहे हैं। भवाली जाइए, आप जाके देखिए, श्याम खेत जाके देखिए, भवाली से लगा हुआ उसका क्या हाल है। ऐसे सारे क्षेत्रों में धीरे 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 सब्जी वाले, टायर पंक्चर ठीक करने वाले, मोटर मैकेनिक,
प्लम्बिंग करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, नाई, ये वो सब, और एक पहुंचता है 4 को और बुला लेता है। ये पूरी बेल्ट, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, इस इलाके के सारे लोग पहाड़ों में पूरी तरह से घुस गए हैं। इनकी शुरुआत कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, जो टांडा बादली है, स्वार है, इस इलाके के घोड़े वाले ऊपर गए थे, घोड़े चलाते थे और वहाँ लोकल लोगों की व्यवस्था करते थे। वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को जमाना शुरू किया और पूरे पर्वतीय क्षेत्र की सारी संरचना बदल दी। यही सारा प्लेन्स में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ इस्लामी बैठे हैं वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, मुँह मांगे दामों पर खरीद रहे हैं, और उसके बाद बाकी संपत्ति के रेट गिर जाते हैं। इन संपत्तियों को लीगल तरीके से अपने कब्जे में करने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड के सारे प्रावधानों का पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ विरोध करना, इनको रगड़ना, इसके खराब प्रावधानों को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र में 4 तरह के कानून क्यों चलें? मैं कोई ज़मीन खरीदता हूँ या मैं कोई ज़मीन बेचता हूँ तो उसका आधार ये होना चाहिए कि वो ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए अगर मैं बेचता हूँ, और मैं ख़रीदता हूँ तो बेचने वाले के नाम है कि नहीं। ये तीसरा कोई कहता है कि 15 साल से ही हमारे पास है, हमारे नाम में है, और ये साबित करना कि हमने कहाँ से पाई हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम है, तुम साबित करो कि तुम्हारी कैसे है। ये एक संपत्ति को इस्लामी, जो काम मुग़लों ने किया था, जो ग़ुलामों ने किया था, जो खिलजियों ने किया था, वो काम करने के लिए लीगल तरीके से एक रास्ता निकाला गया है। और इस रास्ते का विरोध होना, इस रास्ते पर पत्थर पड़ना, इस रास्ते में गड्ढे खोदना, इस पर कोई यातायात संभव न होने देना, ये राष्ट्र के सामने एक चुनौती है, ये अनिवार्य कार्य है, ये होना ही चाहिए। और ये तब होगा कि हम सब इसके लिए बड़े पैमाने पर दबाव क्रिएट करें। ये जो हिंदूवादी पार्टी की सरकार है, हम समझ रहे हैं ये सरकार बिना कान बैठे बात नहीं में सुनती, इसके ऊपर दबाव डालना ही पड़ेगा, अनिवार्य कार्य है ये। अन्यथा इसके जो महापुरुष हैं वो तो इलियासी से मिलकर, और हमारा डीएनए एक है, और भारत में 130 करोड़ हिंदू हैं, और इस्लामी को मोहम्मदी हिंदू या सनातनी मुसलमान जैसे विचित्र संज्ञाएं देते हैं। अंतरधारा क्या है? कोई व्यक्ति इस्लामी क्यों बनता है, मोहम्मदी क्यों बनता है, हिंदू से मोहम्मदी बनने का कारण क्या है, किन बातों की उसकी मान्यता में क्या अंतर आता है? हम किसी को मोहम्मदी क्यों कहते हैं? कि मोहम्मद को मानता। मोहम्मद क्या था, इसकी बात में, इसकी जड़ में, तह में जाए बिना, इसको समझे बिना हम ये हमारे कहने भर से वो मोहम्मदी हिंदू हो जाएगा? वो स्वयं को मोहम्मदी हिंदू मानता है कि नहीं? जैसे इस्लामी साहित्य में ये है, वो यहूदियों को बंदर, सुअर और जाने क्या क्या नाम देते रहे, तो उससे यहूदी बंदर सुअर हो गए। सर्वाधिक नोबेल प्राइज रसायन शास्त्र में, भौतिकी में किसके नाम हैं? यहूदियों के नाम। जो बंदर करार देते हैं, सुअर करार देते हैं, और ये इस्लामी समझते भी थे, क्योंकि कुरान में इस किस्म की बातें हैं कि ये सुअर की औलादें, बंदर की औलादें फलानी हैं। उनके पक्ष में कितना है? एक। नगीब महफूज का एक ले देखे साहित्य में मिला है, दूसरा वो पाकिस्तान का वो जुगाड़ उगाड़ करके किसी तरह से काम हुआ है। यहूदियों का वर्चस्व है। तो ये जो बंदर की औलाद हैं वो इतने पढ़े लिखे योग्य हैं। नोबेल प्राइज का मतलब क्या है कि उन्होंने मानवता के लिए, उसके हित के लिए कुछ ऐसी खोजें की हैं जो उससे पहले मनुष्य जानता नहीं था, जिसके कारण से मनुष्यता का, मानवता का जीवन बेहतर हुआ, हम लोगों का जीवन अच्छा हुआ। जिन सिद्धांतों को समझने से जीवन की यात्रा बेहतर हुई, उन लोगों के बारे में ये धारणा बना दी गई।
तो हमारे कहने से कि हम उनको कुछ कह दें या वो कुछ कह दें, इससे क्या अंतर पड़ता है? होने कहने से थोड़ी हो जाएगा। मगर वक्फ बोर्ड का जलवा यही है कि वो कह दे तो आप साबित करो, तुम बताओ कि तुम्हारा कैसे है। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है कि जहाँ कागज़ पे नाम ही दर्ज नहीं है, 4 पीढ़ी से बदलाव ही नहीं आया, पर बाबा के नाम था, उसके बाद अगली पीढ़ी ने अपने नाम ही नहीं कराया। तो पहले वो सारे काम कराए, मगर उसमें तो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ी हुई है, तो संपत्ति अपने नाम ही नहीं आएगी। इतना भयानक मकड़ जाल क्रिएट किया है कि राष्ट्र इसमें बंध कर रह जाएगा। इसलिए इस जाल को हर तरफ से काटना, पूरी तरह से इसको ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। इस्लामियों के दांव पेच इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उस समय जब उनके नियम बनाए गए, और ध्यान रहे ये जो नियम बने हैं उस समय भाजपा इसके पक्ष में थी, उसने विरोध नहीं किया। इन लोगों की समझ इस विषय में आनी कि ये हुआ क्या, प्रस्ताव आया, संसद में पारित हुआ, कानून बन गया, इसके बारे में ये लोग कुछ करते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं? जैसे कानून बन गए उनको देख के तो लगता है कि ये पढ़े लिखों की जमात ही नहीं है, ये कुछ काम करना नहीं चाहती और अगले चुनाव के लिए कुछ नारे लेकर आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक घटक जिस जिस संगठन से परिचित है, उस संगठन के अधिकारियों से, वरिष्ठ लोगों पर दबाव डालिए कि ये इतनी भयानक स्थिति है। अपने एमएलए से बात कीजिए, 15 लोग जाइए उससे कि इसको बदलवाओ, अपने एमपी को पकड़िए, लगातार काम कीजिए। वक्फ बोर्ड बेसिकली भारत की सांसें बंद करने के लिए योजनाबद्ध रूप से लाया गया है। इन कानूनों का रद्द करना बहुत आवश्यक है। नहीं होगी तो कल मेरी, आपकी और हम सब लोग तो बिल्कुल धार पर ही हैं।